तो मैं डाउट डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा चैप्टर नंबर 1 से, जो आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस बुक में दिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए, जो जो भी डाउट्स हैं इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक में कोई डाउट है? जिसका जो भी डाउट हो वो बोलते जाएं आप। 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चंस में कोई डाउट है? नहीं है। एनीवन हैव डाउट इन द क्वेश्चन नंबर 1 टू 3? देन फिर क्वेश्चन नंबर 4 टू 6। क्वेश्चन नंबर 4 टू 6। नो सर। नहीं है। 7 टू 9। 7 टू 9 में बोले डाउट है? Sir, in the ninth question, जस्ट अ मिनट। इन 9th क्वेश्चन, यस बोलिए बेटा। so the third statement is a partnership is not a separate legal entity from the partners themselves. हाँ ये वाला थोड़ा स्टेटमेंट मेरे को लगा कहीं। हाँ, बता देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ पार्टनरशिप? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है पार्टनरशिप से रिलेटेड? हमें ये बताना है। द पार्टनरशिप इंडिविजुअल एक्सपोजर टू डेट इज लिमिटेड। जो पार्टनर्स का इंडिविजुअल एक्सपोजर होता है वो लिमिटेड होता है। फॉल्स, बिकॉज पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द पार्टनरशिप बाय लॉ। जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं पार्टनरशिप के बाय लॉ मस्ट बी प्रोड्यूस एंड मेड पब्लिक। फॉल्स, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर पब्लिक का कोई रोल ही नहीं है, तो आपको पब्लिकली प्लेस करने की जरूरत नहीं होती है। आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली पार्टनर्स के अंदर सर्कुलेट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड पॉइंट दिया, पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द पार्टनर्स देमसेल्व्स। पार्टनरशिप को हम सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता है फ्रॉम द पार्टनर्स। तो बेटा पार्टनरशिप को सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है फॉर अकाउंटिंग पर्पस। फॉर अकाउंटिंग पर्पस हम क्या मानते हैं? पार्टनरशिप को एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। यहाँ पर लीगल पर्पस की बात नहीं कर रहे हैं वो, यहाँ पर वो बात कर रहे हैं फॉर अकाउंटिंग पर्पस। तो अकाउंटिंग पर्पस से उसको हम, एक सेकेंड, पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। Partnership is not a separate legal entity from partners themselves. उल्टे वे में बोल रहा है ये, रिवर्स वे में। नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सही है बेटा, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। भाई आपको वो यहाँ पर ये बोल रहा है पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है फ्रॉम द पार्टनर्स देमसेल्व्स। हम उसको पार्टनरशिप में यहाँ पर वो बात कर रहा है लीगल पर्पस से। पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है फ्रॉम द पार्टनर्स देमसेल्व्स, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोला है उसने, ट्रू है। भाई हम उसको अलग नहीं कर सकते पार्टनरशिप और उसके पार्टनर्स को। वो ये नहीं बोल सकते भाई तो कि हम अलग अलग हैं भाई, तो क्या आप पार्टनरशिप से पैसा लो तो कि हम तो इन्हें लाइबल है? नहीं, ऐसा नहीं, तो कि आप उसमें लाइबल माने जाते हैं। क्लियर बात ये? इज इट क्लियर? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन से बोले बेटा, इसमें क्या डाउट है? So in 11th question वाले में number डाउट है। 11, कौन से क्वेश्चन में? यस बेटा, रिपीट करें क्वेश्चन नंबर। कौन से में डाउट है? 10, 11, 12? बोले बेटा सर फिर आप। 12th में। 11 में? यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखें भाई। 11 में क्या बोला है हमें?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट पॉइंट दिया, IFRS इंटरप्रिटेशन कमिटी इज अ फोरम फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड टू कंसल्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो कि वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में क्या करता है, कंसल्ट वगैरह करता है, सजेशंस वगैरह लेता है? तो नहीं बेटा, इंटरप्रिटेशन कमेटी का काम नहीं होता, ये तो किसका होता है? IFRS AC का काम होता है, एडवाइस वगैरह देना और वो सारी चीजों का काम किसका होता है? IFRS AC का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड पॉइंट दिया, IFRS फाउंडेशन प्रोड्यूस IFRS स्टैंडर्ड्स। IFRS फाउंडेशन IFRS स्टैंडर्ड बनाता है? नहीं, IFRS फाउंडेशन नहीं बनाता, स्टैंडर्ड्स वगैरह कौन बनाता है? IASB। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। एंड थर्ड पॉइंट दिया, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ IFRS फाउंडेशन is to bring about convergence of the national accounting standards and the IFRS standards। जो हमारे नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं और जो IFRS स्टैंडर्ड्स बने हैं, वो एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, वो सब एक जैसे उसी लेवल पर बने रहे। तो ये IFRS फाउंडेशन का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। बिल्कुल करेक्ट बेटा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3 ओनली। इज इट क्लियर? Yes, sir. 12 तक के क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो बोले बेटा, और कोई डाउट हो 12 तक के क्वेश्चंस में? चलिए, फिर उसी के बाद में बोले मुझे 13 से लेकर 17 तक के क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 17। So 14th में doubt. 18 14. 14 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं इसमें 14 में क्या बोला है। Which of the following statement correctly describes how IFRS standard should be used? हमें इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बताता है तो क्या IFRS स्टैंडर्ड्स को हमें कैसे यूज करना चाहिए? टू प्रोवाइड एग्जांपल्स, तो क्या हमें एग्जांपल्स वगैरह प्रोवाइड करें ऑफ बेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिस फॉर नेशनल बॉडीज हु डेवलप देयर ऑन रिक्वायरमेंट्स। में तो क्या बेस्ट से बेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिस क्या करें, उनको करने के लिए उनको अच्छे से अच्छे एग्जांपल्स वगैरह वो चीजें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिस टू प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ बेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिस फॉर नेशनल बॉडीज। उनको जो भी नेशनल बॉडीज हैं, जैसे हमारे इंडिया के अंदर ICAI बना हुआ है, तो उन लोगों को प्रोवाइड करना हु डेवलप देयर ऑन रिक्वायरमेंट्स, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह उस अकॉर्डिंगली उनको चीजें प्रोवाइड करना। To ensure high ethical standards are maintained by financial reporting professionals internationally, उनको high ethical standards develop करवाना। To facilitate the enforcement of single set of global financial reporting standards, and fourth point, to prevent national bodies from developing their own financial reporting standards। तो कि उनको रोकना, ऐसा कुछ नहीं होता, रोक नहीं सकते हम किसी को। तो पहली चीज, फोर्थ स्टेटमेंट तो फॉल्स है। स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर अगर हम बात करें तो उन्होंने पूछा है सबसे अच्छा स्टेटमेंट कौन सा बैठेगा, तो सबसे अच्छा स्टेटमेंट बैठेगा ऑप्शन है, उनको अच्छे से अच्छे एग्जांपल्स वगैरह प्रोवाइड करना, तो कि हम कैसे अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अच्छे वे में अप्लाई कर सकते हैं नेशनल बॉडीज वगैरह को, ताकि वो लोग भी क्या कर सकें, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली डेवलप कर सकें। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा बोले बेटा और क्वेश्चन नंबर 17 तक के में और कोई डाउट? 17, यस, सॉरी आप। सर मेरे को 11 वाला पूछना था। हाँ, एंड सडनली नेटवर्क क्रैश की वजह से मेरी क्लास लीव हो गई थी। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो एक बार वापस से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट पॉइंट दिया, IFRS इंटरप्रिटेशन कमिटी इज अ फोरम फॉर द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड टू कंसल्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। भाई IFRS इंटरप्रिटेशन कमिटी का एक फोरम है बोर्ड का, जो क्या करता है, आउटसाइड वर्ल्ड से कंसल्ट करता है, सजेशंस वगैरह लेता है। तो बेटा कंसल्ट वगैरह करना और सजेशंस वगैरह लेने का वो सारा काम किसका होता है? IFRS AC का होता है। वो सारा काम किसका होता है? IFRS AC का होता है, न कि IFRIC का होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा? फॉल्स है। सेकंड पॉइंट दिया हमें, IFRS फाउंडेशन प्रिपेयर्स प्रोड्यूस IFRS स्टैंडर्ड्स। जो IFRS फाउंडेशन है वो IFRS स्टैंडर्ड्स बनाते हैं? नहीं, स्टैंडर्ड्स बनाने का काम किसका होता है? IASB का होता है। थर्ड पॉइंट दिया तो सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है।
And third point, one of the objective of IFRS Foundation is to bring about convergence of the नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर्स एंड आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स। तो क्या आईएफआरएस फाउंडेशन का एक पर्पस ये भी होता है, क्योंकि जितने भी स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स और नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उन सबके बीच में कन्वर्जेंस मतलब यूनिफॉर्मिटी बना करके रखना। तो बिल्कुल सही है, तो थर्ड स्टेटमेंट इसका आंसर आएगा। इज इट क्लियर? सर जब ना इसके आपने नोट्स वगैरह हम लोग को लिखवाए थे, इन अंदर दैट भी लिखवा रखा है, आईएएसबी भी लिखवा रखा है। हाँ जी सर वही। आईएएसबी का भी काम होता है और आईएफआरएसएफ का भी काम होता है। ओके सर। इसके अलावा बोले और इस चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर 17 तक के क्वेश्चंस में आपको डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर 1 to 17 नहीं है डाउट? नो सर। नहीं है। चलिए तो फिर आगे चले हम इसी के बाद में चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक में बोले बेटा इसमें कोई डाउट है? जिन्होंने अगर नहीं किए हैं कंप्लीट, तो इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। जो भी डाउट्स है वो डाउट्स को पुट अप करें बेटा। क्वेश्चंस को आपको करके देखना है, फिर मैं उसका सपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, करके आप ट्राई करके देखेंगे। मैं अगर कराने बैठूंगा, मुझे पता है आंसर कैसे आ रहा है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। करके आप देखें, फिर जो भी डाउट आ रहा है चाहे वो 10 क्वेश्चन हो, वो मैं बताने के लिए रेडी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक में बोले इसमें कोई डाउट है, और डाउट सारे टिक करके रखें, एक जगह पर रिकॉर्ड करके रखें, ताकि बार बार टाइम वेस्टेज ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में कोई डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें भी बेटा, इसमें क्या बोला है? विच अकाउंटिंग कंसेप्ट states that omitting or misstating in the information। भाई तो क्या आप अगर कोई इंफॉर्मेशन को omit करना मतलब भूल जाते हैं, misstating मतलब गलत लिखते हैं, could influence users, तो वो यूजर्स पर आपके क्या कर सकती है, उनके इफेक्ट डाल सकती है। वो इंफॉर्मेशन आपके यूजर्स के डिसीजन पर क्या कर सकती है, इम्पैक्ट डाल सकती है। मान लो फॉर एग्जांपल सपोज आपका प्रॉफिट है, अब आपका प्रॉफिट 5 लाख से आपने शो कर दिया है गलती से 1 करोड़ रुपीस। करना कितना था, 5 लाख से 10 लाख, जबकि आपने गलती से शो कर दिया कितना, 1 करोड़ रुपीस। आपकी तो मिस्टेक हो गई, लेकिन हमारे तो, मैंने कहा यार कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, 95% उसने ग्रो कर लिया है, अप्रोक्स 90%, 95% ग्रो कर लिया, तो मतलब बहुत बढ़िया कंपनी है, लगाओ पैसा। एक 5 लाख से 10 लाख हो रहा है, बहुत फर्क आ गया नहीं आ गया बेटा? आपके जरा सा जीरो प्लेस करने के कारण यूजर्स के डिसीजन पर इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा? तो वो इंफॉर्मेशन वगैरह हमारी कौन सी कंसेप्ट में आता है? कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है, अक्रूवल ये भी नहीं है, मैटेरियलिटी ये आ जाएगा क्या, गोइंग कंसर्न में भी इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, मैटेरियलिटी कंसेप्ट। हर वो इंफॉर्मेशन मैटेरियल इंफॉर्मेशन कहलाती है जो यूजर्स के डिसीजन पर क्या डालती है, इम्पैक्ट डालती है। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 तक में और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5 to 8 में बोले बेटा, सर क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें भाई, इसमें क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट मींस दैट सिमिलर आइटम शुड रिसीव अ सिमिलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो क्या आप अगर एक जैसी चीजें हैं तो आप उसके लिए एक जैसा ही ट्रीटमेंट फॉलो करिए, मतलब ये नहीं तो कि आप मान लो सपोज मेरे पास प्रॉपर्टी है, ये मेरे पास मान लो मशीन्स है, अब मशीन्स में मैं मान लो 10% अगर डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं, तो सभी मशीन्स पर फिर मैं 10% डेप्रिसिएशन ही लगाऊंगा, तभी जाके यूनिफॉर्मिटी रहेगी नहीं रहेगी? अगर मैं मान लो कहीं पर तो क्या करता हूँ, एसी ये मान लो मेरे पास एक जगह पर तो मैं 15% लगाऊं, एक एसी पर मैं 10% लगाऊं, एक एसी पे मैं 20% लगाऊं, तो क्या सही सिस्टम बैठेगा क्या? नो सर। क्योंकि आज बड़े ग्रुप्स होता है, आज मान लो रिलायंस ग्रुप है, उसके कोई एक एसी तो है ना बेटा पूरे इंडिया में, उनके पूरा ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे ऑफिस बने हुए, इतने सारे ऑफिस में एसी लगे हुए, तो क्या वो एक एक एसी की पर वो चेक करने बैठेगा कि अच्छा भैया ये एसी कितना पुराना है,
ऐसे तो ना टाइम होगा। वो क्या करेंगे, पूरे इंडिया में मान लो 200 एसी लगे हुए हैं, 200 एसी का भैया 10% एप्रिसिएशन लगा दो ऑन एवरेज बेसिस। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ये बेसिकली कौन सा उसमें आएगा, कंफर्मिटी, ये अपन ने कुछ ऐसा है ही नहीं, अक्रूवल्स ये भी नहीं होगा, मैचिंग ये भी नहीं, कंसिस्टेंसी के अंदर भी तो क्या आप जो मेथड फॉलो करें आप उसी को क्या करिए, कंटिन्यू करो, सबके लिए वैसे का वैसे सिस्टम रखिए। आगे समझ में? एट तक के में बोलिए, और कोई डाउट है इसमें? एट तक के क्वेश्चंस में और कोई डाउट? No, sir. 9 to 12? क्वेश्चन नंबर 9 to 12। 13 to 17? So question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 देखें भाई, इसमें क्या बोला है बेटा, आइडेंटिफाई बाय इंडिकेटिंग द रेलेवेंट बॉक्स इन द टेबल बिलो वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। आपको मतलब कि स्टेटमेंट रीड आउट करके बताना है ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। First point, their company should never change the presentation or classification of the items in their financial statements, even if there is a significant change in the nature of operation। मतलब क्या आपका अगर कोई बड़ा चेंजेस हो गया तब भी आप चेंज मत करो, तो क्या सही है क्या ये लाइन? हमने कंसिस्टेंसी के अंदर क्या पढ़ा है, अगर आपको लगता है इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज और इफ देयर इज अ चेंज इन द आईएफआरएस और अगर कोई लॉ में अगर चेंज हो गया तो आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर है, आप चेंज कर सकते हैं। तो वो चीज हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट। Second point, their company should create provisions in times of company growth to be utilized in the more difficult times to smooth profits। कंपनीज को प्रोविजन वगैरह कब बनाना चाहिए, जब कंपनी का अच्छा टाइम चल रहा है, और जब अगर बेकार टाइम चल रहा है तो प्रोविजन वगैरह मत बनाओ। ऐसा कहीं पर पढ़ा है क्या आपने? पीबीडी बनाना है तो भाई, तो क्या आपको अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कंपनी की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है तो आप पीबीडी बनाओ, अदरवाइज आप पीबीडी मत बनाओ। वो तो रूल है बेटा, बनाना कंपलसरी होता है। आपके प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट में से आपको कुछ पोर्शन प्रोविजंस वगैरह के लिए निकाल करके रखना कंपलसरी होता है। गेटिंग माय पॉइंट? प्रोविजंस Yes, आर कंपलसरी, sir. रिक्वायर्ड टू क्रिएट, कंपलसरी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। इसके अलावा बोले बेटा और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखें भाई। According to the IASB conceptual framework, which of the following is not an objective of financial statements? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑब्जेक्टिव नहीं है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑब्जेक्टिव नहीं है? फर्स्ट पॉइंट, दे आर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम क्यों बनाते हैं, ताकि फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके, बिल्कुल पता पर्पस होता है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस, भाई प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है वो भी पता चल सके, बिल्कुल। एंड enabling users to assess the performance of management to aid decision making। आपको अलग अलग तरह की यूजर्स वगैरह को क्या कर देता है, वो असेस करने के लिए, मतलब कि इंफॉर्मेशन को आप एनालाइज कर सके, उसके लिए वो क्या करता है, आपको अलग अलग तरह का डाटा प्रोवाइड करता है, बिल्कुल ये भी आपका पर्पस होता है। एंड प्रोवाइडिंग रिलायबल इन्वेस्टमेंट एडवाइस, वो आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी भी कोई एडवाइस नहीं देते, वो सिर्फ डाटा प्रेजेंट कर देते हैं, अब आपकी मर्जी जो करे, वो एडवाइस नहीं देते। Financial statements not give any advice। Is it clear? यस सर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा बोले बेटा क्वेश्चन नंबर 17 तक में और कोई डाउट है? चलिए फिर आगे चले हम 18 से लेकर 22 तक में। नो सर। 23 से लेकर 25 तक में।
23 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस में कोई डाउट हो बोले बेटा। देख लो एक बार यहाँ तक के क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो बोलें, चैप्टर नंबर 1 और 2। So question number 19. क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई, 19 में क्या कहा है। अंडर एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, आपका एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर द कमर्शियल रियलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, जो कमर्शियल रियलिटी ट्रांजेक्शन की इज रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम कमर्शियल रियलिटी ट्रांजेक्शन के स्टेटमेंट के अंदर शो करते हैं, एंड दिस टेक्स प्रेसिडेंट ओवर द लीगल फॉर्म ऑफ एन अरेंजमेंट, जिसके अंदर हम उसका लीगल फॉर्म को साइड में रख करके हम उसकी एक्चुअल रियलिटी शो करते हैं। दिस अकाउंटिंग कंसेप्ट डिस्क्राइब्ड अबव इज नॉन एज, ये हमने पढ़ा था इसके अंदर सब्सटेंस ओवर फ्रॉम के अंदर मैंने आपको बताया था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाए जाते हैं। जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, मतलब सर कंसोलिडेटेड, जैसे बेटा पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी कौन, मान लो मैं बात करूं टाटा ग्रुप है। अब टाटा ग्रुप के बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उनकी सब्सिडियरीज हैं। उनकी सब्सिडियरीज की अगर मैं बात करूं तो लाइक जैसे ताज ग्रुप, वो उसका है। टाटा सॉल्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर वो काम करते हैं। टाटा टी, टाटा की पल्सेस, इस तरह से टीसीएस, बहुत सारे वर्किंग। अब अगर इनके, अब हमें जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करने हैं तो इनके अंदर के अंदर की जो ट्रांजेक्शन्स हैं, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर दिया जाता है टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ में आ गई बात ये? तो Yes, सब्सटेंस sir. लीगल फॉर्म से ऊपर उठ करके उसकी एक्चुअल रियलिटी को शो करना, तो वो चीज हमारा होता है सब्सटेंस ओवर फ्रॉम। तो इसका आंसर आएगा सब्सटेंस ओवर फ्रॉम। बोलिए और कोई डाउट है इसमें क्वेश्चन नंबर 25 तक में? नहीं है डाउट? No, sir. फिर इसी के बाद में हम आगे चले। फिर चैप्टर नंबर 3 में बोले बेटा डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर 3.1 से लेकर 3.4 तक में। सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें भाई, इसमें क्या कहा है हमें। A trader profit for the year may be computed by using which of the following formula। आपको ये पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो इसका हमने बेटा पढ़ा है, हमने पढ़ा था आपकी ओपनिंग कैपिटल होती है, उसमें अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। और अगर आपने लॉस हुआ है तो माइनस करते हैं। और अगर एडिशनल कैपिटल लगाई है आपने तो वो प्लस करते हैं। और ड्राइंग्स अगर किया है तो माइनस करते हैं। तो हमारा क्या आ जाता है, क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है क्या? यही करते हैं क्या? यस सर। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, आपको एक इक्वेशन बना करके दिया है भाई, हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकालने का ये फॉर्मूला बता दिया। अब क्लोजिंग कैपिटल अपन कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स, अगर लॉस हुए तो लॉस, एडिशनल कैपिटल हुई तो वो प्लस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, और माइनस ड्राइंग्स। अब अगर बेटा ये इक्वल साइन के अगर इधर आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये सारी चीजें रिवर्स हो जाएगी क्या? यस सर। है ना बेटा? अब यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स।
ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड कर दो। तो ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड होता है क्या बेटा? क्या होता है? माइनस होता है ड्राइंग्स तो ओपनिंग कैपिटल के अंदर। तो इज इट क्लियर? यस सर। पहला वाला स्टेटमेंट तो यही हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। सेकंड पॉइंट बोला क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये लिखा है उन्होंने। ओपनिंग कैपिटल उधर गया तो क्या हो गया? माइनस। फिर ड्राइंग्स माइनस का था तो उधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये भी सही लिखा है। कैपिटल इंट्रोड्यूस मतलब एडिशनल कैपिटल, वो यहाँ पर हमारी क्या हो रही थी? प्लस हो रही थी, तो इक्वल के उधर जाएगा लेफ्ट साइड पे तो क्या हो जाएगा? माइनस। सही लिखा हुआ है क्या ये हमारा पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आ गया है क्या बेटा? सेकंड पॉइंट ये। यस सर। फिर थर्ड पॉइंट पे हम देखें ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग कैपिटल, तो ये भी गलत हो गया। ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इसी के बाद में फिर आगे बोले 4 तक के क्वेश्चंस में और कोई डाउट है? फिर आगे बताएं बेटा 5 to 7। So question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या बोला? द नेट एसेट्स ऑफ एटलस अ ट्रेडर एट 1 जनवरी 2012 अमाउंटेड टू $1,28,000। तो आपकी 1 जनवरी 2012 को नेट एसेट्स दे रखी हैं $1,28,000। During the year ended to 31st December 2012, Atlas introduced a further of 50,000 of capital। उन्होंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया $50,000 एंड मेड ड्राइंग्स ऑफ $48,000। और इसके अलावा उन्होंने ड्राइंग्स किया है $48,000। At 31st December 2012, Atlas net assets totaled $1,84,000 और आपकी क्लोजिंग नेट एसेट्स दे दिए 31st दिसंबर 2012 की $1,84,000। What is Altis total profit or loss for the year ended 31st December 2012? आपको ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारा वही बेटा नेट एसेट्स अपन को दे रखा है 1,28,000। एक सेकेंड। भैया आपको ओपनिंग नेट एसेट्स दे रखी है बेटा, तो हमारा 1,28,000 प्लस 50,000 एडिशनल कैपिटल लेकर के आए और ड्राइंग्स माइनस कर देंगे 48,000। तो यहाँ तक का प्लस माइनस करें तो 1,28,000 प्लस 50,000 माइनस 48,000, दैट विल बी 1,30,000। मेरी एडजस्टेड कैपिटल कितनी बन रही है? 1,30,000, जबकि एक्चुअल में मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी रखी, क्लोजिंग नेट एसेट्स कितनी रखी हुई है? क्लोजिंग नेट एसेट्स रखी हुई है कितनी बेटा? 1,84,000। तो ये बाकी का 54,000 क्या होगा? प्रॉफिट। इज इट क्लियर? Yes, sir. भाई आपका यहाँ तक का एडजस्टमेंट करने के बाद में एडजस्टेड कैपिटल आ रहा है 130, जबकि ईयर के एंड में एसेट कितना रखा है हमारा? क्लोजिंग नेट एसेट्स 1,84,000। तो बाकी का 54,000 मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? Yes, sir.
चलिए फिर आगे चले हम इसी के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में बोले डाउट है क्या? No, sir. क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 13। तो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखें भाई। बिलिंग कंपनी ट्रेड पेबल्स as at 30 September 2011 is as follows। आपके बिलिंग कंपनी का ट्रेड पेबल्स दे दिए हैं, बैलेंस भी दे रखा था $14,000 आपका। बैलेंस भी दे दिया $14,000, आपने परचेस करा 19,500 का, और ये पेमेंट कर दिया 21,600 का, बैलेंस शीट दे रखा है 11,900। What was the trade payable balance in the trial balance on 1st October 2010? 1st October 2010 का, जबकि ट्रेड पेबल बैलेंस कब का बना रखा अपन है? 30 सितंबर 2011 का। मतलब कि वो ओपनिंग बैलेंस के बारे में पूछ रहा है, तो कि जो ओपनिंग बैलेंस था वो यहाँ पर कौन सा पूछ रहा है? ओपनिंग बैलेंस के बारे में। ओपनिंग बैलेंस हमारा कौन सा था? तो ओपनिंग बैलेंस कौन सा था बेटा? क्रेडिट बैलेंस था ना। ओपनिंग बैलेंस $14,000 क्रेडिट। इज इट क्लियर? यस सर। इसके बाद में फिर आगे बोले 13 तक के में और कोई डाउट? So, question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 में देखें भाई क्या बोला है हमें। जियान कंपनी मोटर व्हीकल एट कॉस्ट 30 जून 2016 इज एज फॉलोज। ओपनिंग बैलेंस दे दिया 1,50,500। एडिशन मतलब आपने परचेज किया है 1,20,950 का, और डिस्पोजल मतलब आपने सेल्स करा है 85,000, और क्लोजिंग बैलेंस दे दिया 1,86,450। What opening balance should be included in the following period trial balance for motor vehicle cost at 1st July 2016? 1st जुलाई 2016 का मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहा है। तो क्लोजिंग बैलेंस में बेटा एक क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? डेबिट बैलेंस बोलेंगे क्या? क्लोजिंग बैलेंस हमेशा रिवर्स होता है क्या? इज इट क्लियर? तो हमारा जो Yes, बैलेंस sir. आएगा वो क्या कहलाएगा? डेबिट बैलेंस कहलाएगा। 1,86,450, 1,86,450 डेबिट बैलेंस। समझ में आ गया यहाँ तक का पॉइंट? Yes, sir. आगे बोले बेटा 13 तक के क्वेश्चंस में डाउट? फिर इसके बाद में 17 तक के क्वेश्चंस में 17 तक के क्वेश्चंस में कोई डाउट? सेवनटीन के बाद में 20 तक के में 18 to 20। So, 18. 18 के अंदर देखें भी इसमें क्या बोला है हमें। when business trade, जब business trade करता है, there are many different documents used to record the different stage of each transactions। हमने पढ़ा अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें यूज करने होते हैं। हमने डॉक्यूमेंटेशंस यूज्ड इन सेल्स परचेज, वो चीज मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। अब उसके अंदर हमें क्या दे रखे हैं? सर्टेन डॉक्यूमेंट्स आर द की सोर्स ऑफ information of an accounting system। A new account assistant is being trained in the payable ledger from the perspective of the supplier। आपको सप्लायर के पर्सपेक्टिव से देखना है। Identify the name of the business documents described below। और डॉक्यूमेंट सेंड बाय बिजनेस टू अ क्रेडिट कस्टमर। आपने एक डॉक्यूमेंट भेजा है, सेंड बाय बिजनेस, बिजनेस के थ्रू भेजा गया है टू अ क्रेडिट कस्टमर रिक्वेस्टिंग पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड। आप सप्लायर है, आपके पास में जो आपने उधार में आपने जिनसे आपने क्रेडिट कस्टमर मतलब कि जिनसे आपने गुड्स खरीदा था, उधार में गुड्स खरीदा था, उन्होंने पेमेंट वगैरह का रिक्वेस्टिंग किया है, रिक्वेस्टिंग पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड। जो उन्होंने गुड्स और सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड किए थे उसका पेमेंट वगैरह के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। तो क्या आएगा बेटा इसके अंदर? हमने यहाँ पर क्या करा है?
हमने जिस पर्सन को गुड सेल करा था उस पर्सन को हमने पेमेंट के लिए या जो भी हमने गुड सर्विसेज वगैरह दिया था उसके लिए हमें पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करा है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट भेजेंगे? ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? क्रेडिट नोट, सेल्स इनवॉइस और परचेज इनवॉइस। तो क्या आएगा बेटा, सेल्स इनवॉइस से देगा क्या? यस सर। Second point, a request for payment sent by the supplier to the credit customer. सप्लायर ने अगर रिक्वेस्ट भेजी है तो सप्लायर जो भेजेगा वो कौन सी रिक्वेस्ट कहलाएगी? परचेज इनवॉइस कहलाएगा क्या? परचेज ऑर्डर ही बोल दें, परचेज इनवॉइस बोल दें? क्लियर बात है यहां तक? Yes, sir. And third point, a document sent by supplier to a customer in respect of goods returned or overpayment made by the customer. कस्टमर ने गुड्स क्या कर दिया था? रिटर्न कर दिया था, उसके कंफर्मेशन के बदले में मैं जो डॉक्यूमेंट भेज रहा हूं, तो जो कस्टमर है वो तो कौन सा नोट भेजता है? डेबिट नोट। और हम जो भेजते हैं उसको क्या कहते हैं? हम क्रेडिट नोट कहते हैं क्या बेटा? इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए फिर आगे बताएं मुझे इसके बाद में, आगे बोले इसके बाद में और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 20 तक के में, 21 तक के क्वेश्चंस में बोले और कोई डाउट है क्या? बोले बेटा 21 तक के क्वेश्चंस में और कोई डाउट है क्या? No, sir. No, sir. तो ये हमारा यहाँ तक का कंप्लीट हो गया है। इसके बाकी के जो डाउट्स का है वो मैं कल कवर करा दूंगा। ये वाला डबल एंट्री बुक कीपिंग सेकंड और इन्वेंट्री, इन दोनों के डाउट्स का कल वाली क्लास में हम सेम टाइम पर कवर अप कर लेंगे। ठीक है, आज का यहाँ तक का आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर और भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो वो पुट अप कर लेना। कल कल हम बाकी के इस वाले चैप्टर के और इन्वेंट्री वाले चैप्टर के डाउट्स कवर अप करेंगे। ठीक है बेटा, और साथ में आप अप्रूवल्स वाले चैप्टर के भी क्वेश्चंस कवर अप कर लेना इसमें, ताकि उसमें भी अगर कोई डाउट हो तो वो भी कवर अप हो जाए हमारा। बाकी का हम कल करते हैं सेम टाइम पर। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir.